हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने कालिदास का प्राणी प्रेम जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखित है पढ़ा था। मोहन राकेश जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था, लेकिन मोहन राकेश जी का असली नाम मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दादी ने उनका नाम मोहन राकेश रखा था। मोहन राकेश जी का नाटक आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध एवं चर्चित नाटक है, और उसी नाटक का यह एक नाट्यांश है, कालिदास का प्राणी प्रेम। आषाढ़ के एक दिन का यह एक अंश है जिसका शीर्षक कालिदास का प्राणी प्रेम रखा गया है, जिसके मुख्य दो पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने कहा भी है कि अगर हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए हरिण शावक जो कि घायल है उसकी रक्षा करने का पूरा प्रयास कालिदास जी करते हैं। और यहाँ पर लेखक ने जीव दया की बात भी बताई है, और यह भी बताया है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षी कितने महत्वपूर्ण हैं, मानव जीवन के विकास में भी पशु पक्षियों का कितना योगदान है। अतः हमें उनका रक्षण करना चाहिए और संरक्षण करना चाहिए। तो इस उद्देश्य से यहाँ पर जीव दया के महत्व को भी प्रस्तुत किया गया है। हमने देखा था कि कालिदास जी जो हैं वह एक घायल हरिण शावक को लेकर आते हैं, और वह किसी राजपुरुष के बाण से आहत हो गया है। वह हरिण शावक, कालिदास उसे मल्लिका के घर ले आते हैं, उसके अंगों पर घी का लेप लगाते हैं और मल्लिका से कहते हैं कि तुम थोड़ा सा दूध लेकर आओ इस हरिण शावक के लिए। मल्लिका जो है वह रसोई में जाकर थोड़ा सा दूध लाती है। वहाँ पर उसकी माता कुछ नाराज सी मालूम होती हैं। मल्लिका कहती है कि उनकी माँ जो है वह रुष्ट हो गई है, और शायद उनके रुष्ट होने का कारण ये था कि वह काफ़ी देर वर्षा में कालिदास के साथ भीगी थी और माँ को अपवाद की चिंता रहती है। कालिदास कहते हैं कि दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। कालिदास धीरे धीरे हरिण शावक को दूध पिलाते हैं और कहते हैं ऐसे ऐसे। इतने में दंतुल का प्रवेश होता है, और दंतुल कहता है कि दूध पिलाकर इस हरिण शावक के मांस को और भी कोमल करना चाहते हो क्या? तो इस पर कालिदास और मल्लिका दोनों चौंक कर दंतुल की तरफ देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लेके पीछे हट जाती है, और कालिदास दूध का जो पात्र है वह नीचे रख देता है। कालिदास कहता है कि जहाँ तक हम लोग एक दूसरे से परिचित नहीं हैं और तुम्हें यह शोभा नहीं देता किसी अपरिचित घर में आने का, तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस पर दंतुल कहता है कि मैं भी तुमसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें भी किसी दूसरे का शिकार पर अपना अधिकार जमाने का साहस कैसे हुआ? तुम्हें कोई संकोच नहीं हुआ? ये तो ठीक था कि इसके रक्त के बिंदुओं का जो चिन्ह था उसका अनुसरण करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गया, अन्यथा बादलों से घिरे इन दिनों में मैं यहाँ कैसे पहुँच पाता? कालिदास इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि मुझे मालूम हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो। दंतुल इस पर कहता है कि मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, और शायद मेरी जो वेशभूषा है उससे तुम्हें इस बात का ज्ञात हो गया। कालिदास दंतुल से कहते हैं कि इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, और शायद तुम बाहर से आए हो तो तुम्हें इस राज्य के नियम कानून नहीं पता, इसलिए तुम्हें अपराधी ना माना जाए। दंतुल कहता है कि क्या अब राजपुरुष के अपराध का निर्णय एक ग्रामीण युवक करेगा? तो इस पर कालिदास कहते हैं कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। अर्थात कि किसी भी निर्णय या
किसी भी विचार पर सिर्फ और सिर्फ राजपुरुषों का ही अधिकार है, ऐसा आश्चर्य हुआ। फिर दंतुल इस पर कहते हैं कि समझदार व्यक्ति तुम जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं और मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। आइए अब हम अपना पाठ आज शुरू करते हैं। कालिदास, यह हरिण शावक इस पावार्थ भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इस पावार्थ भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर, इतने में अंबिका का प्रवेश होता है। अंबिका जो कि मल्लिका की माता है। कालिदास दंतुल को उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि मैं बहुत ही आसानी से इसे दे दूंगा, यह पावार्थ भूमि है। तो वह मल्लिका को आदेश देते हैं कि इसे अंदर ले जाकर किसी बिस्तरे या बिछौने पर विश्राम करवा दो। इतने में अंबिका जो कि मल्लिका की माता है, उनका प्रवेश होता है और वह कहती हैं कि इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए है, हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? मल्लिका अपनी माता के जो प्रश्न है उसका उत्तर देती कि तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए होते हैं, ना कि पशुओं के लिए। अब यहाँ पे अंबिका जो है वह मल्लिका को कहती है कि जो बिस्तर और बिछौना है वह मनुष्यों के सोने के लिए, आराम करने के लिए होता है, ना कि पशुओं के। कालिदास कहते हैं कि इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास जो है वह अंबिका की बात से थोड़ा सा नाराज होते हैं और हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेते हैं मल्लिका से और कहते हैं कि इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। और वह द्वार की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इतने में दंतुल कहता है कि तुम्हें क्या यह राजपुरुष इसे ले जाने देगा? कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। कालिदास इसका उत्तर देते हैं कि यह जो है राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। रुचि अर्थात पसंद शब्द, इसका अर्थ हुआ पसंद होना। तो राजपुरुष को क्या पसंद आएगा वह इस बात पर निर्भर करता है। और बिना उनकी ओर देखे वह ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, यह संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। दंतुल जो है वह कहता है कि राजपुरुष की रुचि, पसंद या नापसंद क्या होती है, इसके बारे में तुम्हें बताना होगा। लेकिन कालिदास तो बाहर चला जाता है और सिर्फ दंतुल का शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास, संभवतः दंतुल संभवतः तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे वह जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका, दंतुल जो है वह तलवार का जो हत्था होता है उसे पकड़कर कालिदास के पीछे जाना चाहता है और मल्लिका जो है वह खड़ी हो जाती है। मल्लिका कहती है कि ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। मल्लिका कहती है कि रुको राजपुरुष, तुम इस हरिण शावक के लिए हठ मत करो, क्योंकि शायद तुम्हारे लिए हरिण शावक का अधिकार का प्रश्न होगा, लेकिन इनके लिए संवेदना का, भावनात्मक प्रश्न है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? अब यहाँ पे मल्लिका जो है वह कहती है
मल्लिका दंतुल से कहती है कि कालिदास भले ही निशस्त्र है, लेकिन वह तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। निशस्त्र होना अर्थात बिना शस्त्र के, बिना हथियार के, और शस्त्र अर्थात शस्त्र के साथ तलवार, बाण, धनुष आदि। तो कालिदास जो है वह निशस्त्र होकर भी, बिना हथियारों के भी, लेकिन तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे कि उनके प्राण संकट में आए, इस बात का भी वह उन्हें भय नहीं रहेगा। तो दंतुल कहता है कालिदास अर्थात तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिससे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं। तो दंतुल को आश्चर्य होता है और वह मल्लिका से कहता है कि मैं हरिण शावक के लिए जो तर्क कर रहा था, जो बहस कर रहा था जिनसे, वह कवि कालिदास है। आश्चर्य होता है दंतुल को। मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? मल्लिका कहती है कि हाँ हाँ, लेकिन तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? प्रश्नवाचक निशान है यहाँ पे, चिन्ह। तो दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्य सभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। अब यहाँ पे देखिए दंतुल कहता है कि उज्जैनी आज का हमारा जो मध्य प्रदेश का उज्जैन प्रदेश है, वह क्षेत्र। तो उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार कवि कालिदास ने इसकी रचना की थी, इसलिए यहाँ पे इसका उल्लेख है कि ऋतु संहार के जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, ऐसे कवि कालिदास को तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। आश्चर्य से दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राज कवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। अब यहाँ पे देखिए मल्लिका को आश्चर्य होता है कि कैसे उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को जानता है। तो दंतुल इस पर स्पष्टता करते हुए कहता है कि सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए सम्राट उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना चाहता है और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। जो आचार्य वररुचि हैं वह इसी उद्देश्य से उज्जैनी में आए हैं। मल्लिका यह सुनकर स्तंभित सी हो जाती है। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि मल्लिका से दंतुल को कवि कालिदास के विषय में पता चलता है और आश्चर्य भी होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्रस्तुत हमारा पाठ है इसमें जीव दया, प्राणी प्रेम का बहुत ही बखूबी से वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो प्राणी है वह मनुष्य जीवन में बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है, मनुष्य के जीवन को सुगम एवं सरल बनाते हैं। हमारे जीवन में ऐसे अनेक पशु पक्षी हैं जो पर्यावरण के विकास के साथ साथ मानव जीवन का भी विकास करते हैं। आइए अब हम शब्दार्थ देखेंगे। हरिण शावक, हिरण का बच्चा, मृग छौना, आस्तरण बिछौना, गद्दा, कुला, चौकड़ी भरना, धृत घी, भाजन अर्थात पात्र, बर्तन, अनुसरण पीछे पीछे चलना, सामुद्रिक, हस्तरेखा, विद्या या ज्योतिष, आखेट, शिकार, पावर्त्य, पर्वतीय, अपवाद, निंदा, व्यथित, दुखी, तल्प, शैया या अटारी। अब स्वाध्याय हम देखते हैं कि हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था। तो इसका उत्तर है हमारा क, दंतुल। कालिदास हरिण शावक के अंगों पर धृत का लेप लगाना चाहता है, इसका उत्तर है ड। तीसरा, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ,
यह वाक्य कौन और किससे कहता है? दंतुल कालिदास से। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो ऋतु संहार के लिए। आइए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने पाठ का श्रवण किया होगा। इसी के साथ साथ हमें भी अपने जीवन में पशु पक्षियों के प्रति दया भावना को बनाए रखना है और उनका रक्षण करना है। धन्यवाद।